गया गाइडेंस प्रोग्राम माई सेल्फ डॉक्टर संजय प्रसाद भरानी पीजीटी टीचर बोध गया हाई स्कूल गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। बच्चों, आज जो चैप्टर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये बायोटेक्नोलॉजी और उसके प्रोसेसेस के बारे में अध्ययन करना है, जो बायोलॉजी का एक कठिन चैप्टर माना जाता है और 90% बच्चे जो हैं इससे जो है दूर भागते हैं। लेकिन मैं आपको ऐसा कोशिश करूँगा, इस चैप्टर को ऐसा समझाऊँगा कि आपके बात जो है तोड़ करके कि आपके बात जो है दिमाग में घुस जाए, आप इसको इजी वे में समझ जाए। पहला वर्ड है बच्चों की बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब हो गया बच्चों लिविंग। बायो मतलब क्या हो गया? लिविंग। टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक। हम ऐसी तकनीक विकसित करें जिसमें लिविंग ऑर्गेनिम्स का हम यूज़ करें और उनके यूज़ करने से उनके प्रोडक्ट्स, उनके सर्विसेज को हम अपने डेली लाइफ में लाएं। जैसे आप दूध से दही बनाते हैं, बियर, वाइन, शराब जो बनता है, ब्रेड का जो निर्माण होता है, ये सारे चीज़ में जो है माइक्रो ऑर्गेनिम्स का इन्वॉल्वमेंट है। दूध से दही बनना बिना बैक्टीरिया के संभव नहीं है बच्चों। इसलिए बायोटेक्नोलॉजी में हम वैसे प्रोसेस का कहता है प्रोसेस जो है कि लिविंग ऑर्गेनिम्स का यूज़ कर करके हम इनके सर्विसेज का जो यूज़ करके हम प्रोडक्ट्स का, नए नए चीज़ का, वैक्सीन का, इंजाइम्स का, एंटीबायोटिक्स का है, उनका अध्ययन करना है बच्चों, पढ़ाना है बच्चों। अब आगे देखो क्या है कि कहता है बायोटेक्नोलॉजी ये टेक्निक, क्या कहता है बायोटेक्नोलॉजी क्या टेक्निक? एक तकनीक है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिम्स को यूज़ कर रहे हैं या उनके इंजाइम्स को यूज़ कर रहे हैं। क्या कहता है वर्ड देखो, क्या कहता है बायोटेक्नोलॉजी। बायो मतलब लिविंग, लिविंग थिंग। लिविंग थिंग कौन है? जो बैक्टीरिया है वो भी लिविंग है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिनका स्टडी हम बायोलॉजी में करते हैं। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स, सजीवों का अध्ययन। सजीव किससे बने? सेल से बने। तो ये कहता है कि बायोटेक्नोलॉजी इज द टेक्निक, वह तकनीक है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिम्स का, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो या प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट्स हो, या उनके एंजाइम्स का हम यूटिलाइजेशन करते हैं और जो कि हमारे ह्यूमंस के लिए जो यूजफुल होते हैं बच्चों। अब आगे आपको देखिए क्या कहता है, एक डेफिनेशन दिया गया EFB के द्वारा। EFB का फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन अगर आ गया, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। EFB ने क्या कहा? EFB ने जो पुराना कंसेप्ट था और जो नया कंसेप्ट था दोनों को जोड़ दिया। क्या कहा भाई? बोला ये प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए हम लोग नेचुरल साइंस कर, प्राकृतिक विज्ञान का समायोजन करते हैं। किसके साथ? ऑर्गेनिजम्स के साथ, उनके सेल के साथ या सेल के पार्ट्स के साथ या मॉलिक्यूलर एनालॉग के साथ समायोजन करके जो फायदा उठाते हैं उसी को कहता है आपको बायोटेक्नोलॉजी। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने डिफाइन किया बायोटेक्नोलॉजी को। कैसे डिफाइन किया भाई? कि प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए हम किसका यूज किए? नेचुरल साइंस का। और नेचुरल साइंस का समायोजन किए, इंटीग्रेट किए। किसके साथ? ऑर्गेनिम्स के साथ, सेल्स के साथ, उनके पार्ट्स के साथ या मॉलिक्यूलर एनालॉग के साथ। इसको कहता है बच्चों बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन दिया है बच्चों। अब सेकंड जो क्वेश्चन है कि बायोटेक्नोलॉजी किसको डील करता है, इसके पढ़ने से हमको क्या फायदा है? आजकल सुन रहे हैं कोरोना वैक्सीन पर ट्राई चल रहा है साहब। तो ये वैक्सीन का जो निर्माण होता है ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। क्या कहता है? प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन, DNA वैक्सीन का निर्माण। आजकल कोरोना का टाइम है, सुन रहे पर दुनिया में वैक्सीन का निर्माण हो रहा है, ट्रायल चल रहा है, ये बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। डिफेक्टिव जीन, जेनेटिक बीमारी है, किसी का होंठ कटा हुआ है, किसी का ब्लड का जो है क्लॉटिंग नहीं हो रहा है, बहुत सी जेनेटिक बीमारी है, हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, हरा है, वो कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा है, तो उसके लिए जो डिफेक्टिव जीन है उसको करेक्ट करने का काम बायोटेक्नोलॉजी करता है। सिंथेसिस एंड यूजिंग ऑफ जीन के निर्माण में, DNA वैक्सीन के निर्माण में, डिफेक्टिव जीन के करेक्शन में। और टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम सुने होंगे, जिनको बाल बच्चा नहीं होता है वो टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लेते हैं। तो वो भी जो है जिसको इनविट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इनविट्रो मतलब लेबोरेटरी में बाहर के कंडीशन में जो फर्टिलाइजेशन होता है। नॉर्मली फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर में होता है, इनविट्रो मतलब क्या हुआ? बाहर में, एक्सटर्नल कंडीशन में, लेबोरेटरी में, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है। दूसरा है कर्ड, कर्ड बनना, दही बनना, ब्रेड का निर्माण, वाइन का निर्माण, ये सारे जो है
माइक्रो मेडिएटेड प्रोसेस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिम्स का हेल्प के द्वारा होता है। फर्मेंटेशन का नाम सुने होंगे, सैक्रोमाइसिस सर्विसी का नाम सुने होंगे, ईस्ट का नाम सुने होंगे, लैक्टोबैसिलस का नाम सुने होंगे। ये सारे जो है इसको बनाने में मदद करते हैं बच्चों। ये सारा जो है दही बनना, ब्रेड बनना, वाइन बनना मैक्रोमेटेड प्रोसेस हो गए। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम हो गया, जीन का सिंथेसिस निर्माण, उसका यूज, डीएनए वैक्सीन का निर्माण और डिफेक्टिव जीन का जो है सारे जो है बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं बच्चों। अब बायोटेक्नोलॉजी में क्या है बच्चों? बायोटेक्नोलॉजी में 2 कोर प्रोसेस जिस पर आधारित है। क्या लिखा है? पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या हुआ, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, आज फिर बहुत समझा दे रहा हूं कि कोई भी जो सजीव हैं उनका शरीर कोशिका से बना। कोशिका क्या है? हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल क्या है? एक फैक्ट्री है। हमारा शरीर जो है कोशिकाओं से बना है, मकान ईटा से बना, शरीर कोशिका से बना। और कोई भी कोशिका में 3 चीज होगा। क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगा, साइटोप्लाज्म होगा और न्यूक्लियस होगा। केंद्रक होगा। केंद्रक को क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल, मास्टर ऑफ द सेल। वो क्या करता है कि सारे सेल के सारे एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। हमारे जितने एंजाइम्स हैं, जितने हार्मोन्स हैं, उनका निर्माण कहां हो रहा है? कोशिकाओं के भीतर हो रहा है। और हर केंद्रक के भीतर में थ्रेड लाइक धागे जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको क्रोमाटिड कहते हैं। अब वो क्रोमोजोम्स कहते हैं। अब वो क्रोमोजोम्स क्या हैं? वो बने हैं किससे? डीएनए से बने हुए हैं। और डीएनए जो है क्रोमोजोम पर जो अटैच है, किसके द्वारा? हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा। हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रांसफर होता है वो क्रोमोजोम का होता है। फादर अपने बॉडी का जो स्पर्म सेल का जो क्रोमोजोम होता है, जिसको जर्मिनल सेल कहते हैं। जर्म सेल, हमारा पूरा बॉडी 2 तरह के सेल का बना, सोमैटिक सेल और जर्म सेल। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जर्म सेल का ट्रांसफर होता है। कहता है क्रोमोजोम वह गाड़ी है, जिस गाड़ी पर बैठा हुआ जो पैसेंजर है वह डीएनए है। जो कहता है डीएनए और जीन, कहता है जो फंक्शनल डीएनए होगा उसको जीन भी कहते हैं। डीएनए और जीन दोनों करीब करीब एक ही चीज है बच्चों, कंफ्यूज उसको मत करना। तो हर जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कैरेक्टर के लिए, गुण के लिए। किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? कैरेक्टर के लिए, गुण के लिए। कहता है 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस आया, तो वो जीन रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर के लिए। जीन क्या है साहब? डीएनए का एक यूनिट है। फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन, रिस्पॉन्सिबल फॉर ए कैरेक्टर, गुण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारे शरीर में किसी का होठ का बनावट देखिए, नाक का देखिए, थंब इंप्रेशन देखिए, आवाज देखिए, हाइट देखिए, सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? मालिक कौन है? जीन है। और जीन किससे बना? डीएनए किससे बना? पढ़ा चुका हूं बच्चों, डीएनए जो बनता है वो नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट से बनता है। नाइट्रोजनस बेस कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं। क्या नाम है? ATGC, AT और GC। AT को प्यूरिन कहते हैं, GC को पारिमिडीन कहते हैं। प्यूरिन पारिमिडीन के साथ क्या करता है? बेस सीक्वेंस बनाता है। एक किससे करेगा? G के साथ। और C किससे करेगा? T के साथ, साइटोसिन थाइमिन के साथ, एडेनिन ग्वानिन के साथ। फॉर्मूला क्या बताया थे आपको कि अजी सुनती हो, क्या बोले? अजी सुनती हो, AGCT। तो जैसे इंग्लिश में 26 अल्फाबेट मिलकर लाखों करोड़ों वर्ड्स का निर्माण करते हैं, उसी तरह बायोलॉजिकल सिस्टम ये 4 नाइट्रोजनस बेस का डिफरेंट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मिलकर के डिफरेंट जो है आपका कैरेक्टर्स का निर्माण करते हैं बच्चों। ये कहता है क्या है कि जो जीन का जो स्टडी होता है उसको जीनोटाइप कहते हैं। कि भाई हमारे ह्यूमन में, मानव के प्रत्येक कोशिका में 46 क्रोमोजोम पाया जाता है या 23 जोड़ा क्रोमोजोम पाया जाता है। क्रोमोजोम क्या किससे बना है? डीएनए से बना। और डीएनए किससे बना? नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट से बना। नाइट्रोजनस बेस किससे बना? 4 तरह का नाइट्रोजनस बेस है। ATGC कॉम्बिनेशन कैसे हुआ? AGCT, अजी सुनती हो, याद कर लो। कहता क्या है कि जीनोटाइप, जेनेटिक में क्या हुआ? जेनेटिक में जीन्स हो गया। जीन्स का जो अरेंजमेंट है, नाइट्रोजनस बेस का जो अरेंजमेंट है, उसमें अल्टर कर दिए, चेंजेस ला दिए, तो क्या हुआ? जीनोटाइप चेंज कर गया।
टेक्निक इन विच जेनेटिक मटेरियल क्या है साहब? डीएनए और आरएनए है। इसके जो नाइट्रोजनस बेस के सीक्वेंस में हम परिवर्तन कर देंगे तो क्या होगा? फिनोटाइप चेंज कर जाएगा, करैक्टर चेंज कर जाएगा बच्चों। आप जीन्स में के नाइट्रोजनस बेस में सीक्वेंस चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? CAT, कैट मतलब बिल्ली, और उसका उलट दीजिए, वर्ड को जब उलटिएगा तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। उसी तरह से हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में जो नाइट्रोजनस बेस के सीक्वेंस को जब उलट पुलट कर दीजिएगा तो वो क्या होगा? फिनोटाइप चेंज कर जाएगा साहब, आपकी आकृति चेंज कर जाएगी, मॉर्फोलॉजी चेंज कर जाएगी। उसी कहता है जीनोटाइप, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये बायोटेक्नोलॉजी में क्या है कि जो डिफेक्टिव जीन्स है, हमने पढ़ लिया कि नॉर्मल जीन का सीक्वेंस ये है, इसमें हल्का सा परिवर्तन कर देंगे, जीन के सीक्वेंस को चेंज कर देंगे तो हमारा सही हो जाएगा साहब। तो वो ये अध्ययन करते हैं। और दूसरा क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट्स को बनाने में एंजाइम्स है, वैक्सीन है, एंजाइम्स है, वैक्सीन, एंटीबायोटिक को बनाने में जो इन्वायरमेंट चाहिए वो स्ट्राइल इन्वायरमेंट चाहिए। स्ट्राइल मतलब जिस जीन पर हमको काम करना है उस जीन के साथ अनडिजायर्ड जीन्स नहीं रहे, बेकार की चीज़ें नहीं रहे। वही बात यहाँ कहता है बच्चों कि मेंटेनेंस ऑफ ए स्ट्राइल एम्बियंस केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस और ग्रोइंग डिजायर्ड माइक्रोबियोटिक सेल इन अ लार्ज क्वांटिटी फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एंटीबायोटिक वैक्सीन इंजाइम। एंटीबायोटिक वैक्सीन इंजाइम को बनाने में जो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करो जो स्ट्राइल हो, पॉल्यूशन फ्री हो, जिसमें कोई दूसरा अनडिजायरेबल चीज ना हो, जिससे उसका ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन बढ़ेगा। यही बात कहता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। क्या कहता है साहब कि मेंटेनेंस ऑफ स्ट्राइल इन्वायरमेंट। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब आगे देखिए अगला कंसेप्ट क्या कहता है। अगला कंसेप्ट कहता है कि किसी जीन्स को बनाने में जेनेटिकली मॉडिफाई और जिसको GMO कहता है, फुल फॉर्म अगर आ गया आपको +2 के परीक्षा में, GMO का फुल फॉर्म लिखे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या हुआ कि नॉर्मल कोई आपका सेल है, सेल में कोई जीन का DNA है, उस DNA में कोई हम परिवर्तन लाके और बाहर से उसको हम को नया DNA को अटैच कर दिए। अब अटैच करने के बाद जो नया फिनोटाइप को डेवलप किया उसी को कहता है GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जो नॉर्मल बेस DNA सीक्वेंस था उसको चेंज करके हम नया DNA सीक्वेंस बनाए और उससे जो ऑर्गेनिज्म बना उसको कहा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो उसके लिए क्या है साहब? 3 प्रोसेस है। IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM याद कर लो बच्चों, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। I से इंट्रोडक्शन ऑफ DNA विद डिजायरेबल जीन। दूसरा क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड DNA इनटू द होस्ट। तीसरा क्या है? मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड DNA इन द होस्ट एंड ट्रांसफर DNA टू इट्स प्रोजेनी। IIM का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा बच्चों, बेसिक स्टेप्स है GMO बनाने का कि जो जीन्स को हम चाहते हैं, डिजायरेबल जीन, जो जीन हमारे लिए यूजफुल है, उसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई जीन के सीक्वेंस में हजारों जीन से जो हमारे लिए यूजफुल है उनको पहले आइडेंटिफाई किए। और आइडेंटिफाई करने के बाद उस जीन सीक्वेंस को वहां से निकाल के उस ऑर्गेनिज्म से जो होस्ट में डाल दिए। और डालने के बाद जब होस्ट में डालेंगे तो वो क्या होगा कि वो अपने ढंग से वो मल्टीप्लाई करेगा। जैसे बैक्टीरियोफाज का नाम सुने होंगे, बैक्टीरिया का वायरस जब ह्यूमन सेल में इन्फेक्ट करता है तो वो उसका जो बेसिक्स वो जो चाहता है कि भाई ऐसा, वो हमारे सिस्टम को पंगु कर देता है, हमारे क्रोमोजोमल एक्टिविटी को, हमारे DNA सिंथेसिस को ब्रेक कर देता है और अपने मन के मुताबिक वायरस जो है वो डेवलपमेंट करवाता है। मेरा सेल हमारी बातों को न सुन करके, हमारे न्यूक्लियस के कंट्रोलिंग सेंटर में न रह करके वायरस की बातों को सुनना कर देता है बच्चों, उसी कहते हैं। तो मेंटेनेंस ऑफ जो DNA को हमने जो होस्ट में डाला और जहाँ होस्ट में डाला वहाँ देखना है कि उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, और वो जो सेल जब डिवाइड करके 1 से 2 हुआ तो उसमें वो पास ऑन हो रहा है कि नहीं। यही दिमाग में याद कर लो बच्चों, IIM का फॉर्मूला याद कर लो, आइडेंटिफिकेशन, इंट्रोडक्शन और मेंटेनेंस। अब कहता है आइडेंटिफिकेशन में क्या है साहब? आइडेंटिफिकेशन क्या है? कहता है कि इसमें जो है हम डिजायरेबल जीन्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ DNA विथ डिजायरेबल जीन। जो जीन और DNA दोनों एक ही चीज़ है बच्चों, पहले उसको आइडेंटिफाई करना है, खोजना है कि कौन सा जीन हमारे लिए यूजफुल है, पहली बात। और उसमें क्या है, फिर डिजायरेबल जीन्स को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे होस्ट में।
इस टेक्निक में फायदा क्या है बायोटेक्नोलॉजी में कि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक लीड्स टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन अनडिजायरेबल और डिजायरेबल जीन। पहले के जो परंपरागत तरीके जो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन जो करते थे उसमें मिक्सिंग था। किसका मिक्सिंग था साहब? डिजायरेबल और अनडिजायरेबल जीन्स का मिक्सिंग था। लेकिन नया टेक्निक जो बायोटेक्नोलॉजी का आया उसमें जो है खाली डिजायरेबल जीन्स को हम लोग लेते हैं, अनडिजायरेबल जीन्स को साहब हटा देते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। उसमें एक आया वेक्टर डीएनए। क्या है बच्चों? वेक्टर डीएनए। पहले कंसेप्ट ये क्लियर करो कि फोटो में जो दिया है बैक्टीरियल डीएनए, कोई भी बैक्टीरिया होगा तो बैक्टीरिया क्या है? सब प्रोकैरियोट है। बैक्टीरिया क्या है? एक कोशिकीय जीव है। प्रोकैरियोट का मतलब जिसमें न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाएंगे। पहला पॉइंट, उसको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रोकैरियोट के पूरे ग्रुप को मोनेरा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मोनेरा। इसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा आता है। और बैक्टीरिया में न्यूक्लिक कोई भी जो प्रोकैरियोट्स होंगे उसमें न्यूक्लियस, केंद्रक और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे। जो भी सेल कोशिकांग होंगे उसमें झिल्ली नहीं पाई जाएंगी, वो नेकेड होंगे, जैसे इंक्लूजन बॉडी, राइबोसोम। तो कोई भी बहुत से बैक्टीरिया में देखा गया कि बैक्टीरियल डीएनए, जिसको जीनोमिक डीएनए कहते हैं, इसके अलावा भी गोल गोल सर्कुलर सिंगल कहता है एक अलग से डीएनए पाते हैं। साइटोप्लाज्म में एक और डीएनए पाता है, उसका नाम है प्लाज्मिड। ये क्वेश्चन बराबर आएगा कि प्लाज्मिड क्या है साहब। तो प्लाज्मिड के बारे में अगर क्वेश्चन आ गया तो लिखिएगा एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल। इस क्रोमोजोमल के अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल, सिंगल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल लिंक फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म डीएनए हैविंग द पावर ऑफ रिप्लिकेशन, जिसमें रिप्लिकेशन का पावर है, डिवीजन की शक्ति है, उसको प्लाज्मिड कहते हैं बच्चों। और क्या किया गया कि जब हम इस प्लाज्मिड को जिस वेक्टर से लिए तो वही कहता है क्या कि वेक्टर क्या है? वेक्टर डीएनए। जैसे आपको मच्छर जो है, मलेरिया में आप कंसेप्ट क्लियर करूँ, मलेरिया में क्या होता है कि मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोआ है, सिंगल सेल का है। उसको एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जो ले जाने का काम करता है वो कौन करता है? फीमेल एनोफिलीज मच्छर। तो फीमेल एनोफिलीज मच्छर जो हो, मादा जो मक्खी है, एनोफिलीज मच्छर जो है वो क्या करती है? प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ले जाती है। तो जो फीमेल एनोफिलीज जो हो गया उसको कहेंगे वेक्टर। क्या कहेंगे बच्चों? वेक्टर या ट्रांसपोर्टर या कैरियर, जो कि प्लाज्मोडियम को, मलेरिया पैरासाइट को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म से ले जाता है बच्चों, उसको वेक्टर कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो वही कहा है वेक्टर डीएनए। वेक्टर क्या? कैरियर है। तो वो कौन कैरियर है साहब? प्लाज्मिड है। क्या है? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल लिंक फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, सिंगल सर्कुलर हैविंग पावर ऑफ रिप्लिकेशन में होता है बच्चों। यूज्ड टू डिलीवर एलन पीस ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिजम्स। ये एलन पीस क्या हो गया साहब? एलन पीस हो गया इसको जो आपका प्लाज्मोडियम जो हो गया। तो प्लाज्मोडियम को फीमेल एनोफिलीज ले गई और जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो वेक्टर जो प्लाज्मिड जो है वो एलन पीस ऑफ डीएनए को जो है एक होस्ट ऑर्गेनिज्म में ले गया बच्चों। अब क्या करते बायोटेक्नोलॉजी में, ये मेरा प्लाज्मिड था, इस प्लाज्मिड में क्या किए कि एक जो लाल दिखाई पड़ रहा है ये बाहर के जीन को इसमें इंसर्ट करवा दिए। तो जब इंसर्ट करवा दिए तो इस वेक्टर का नाम हो गया रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हो गया। रिकॉम्बिनेंट बाहर का को छुड़ गया। अब इसको क्या किए कि हमने होस्ट सेल किसको लिए? ई कोलाई को लिए, उसमें डाला गया और डालने के बाद क्या गया वो ट्रांसफॉर्म वो जो है होस्ट सेल में जा करके ये अपने ढंग से जो है जो हमने जीन को इसमें इंसर्ट किया ये अपने मन के मुताबिक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा बच्चों। अब आगे देखिए आगे क्या कहता है। आगे कहता है ये क्वेश्चन ये कहता है इसमें आपको ये समझना है कि बाहर से कोई डीएनए को लेकर के हम बैक्टीरियल सेल में डाल देंगे तो क्या उसका रिप्लिकेशन होगा, उसका मल्टीप्लिकेशन होगा? नहीं साहब। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि ORI, इससे क्वेश्चन बराबर आता है। ORI क्या है? ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। फुल फॉर्म पढ़ लीजिए। ORI प्लाज्मिड में एक
बेस का सीक्वेंस, नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस होता है जो कि रिप्लिकेशन को, डिवीजन को स्टार्ट करता है, उसको ORI कहता है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। जो DNA है, जब उसको वेक्टर में हम डालेंगे तो वो क्या करेगा कि उस बैक्टीरियल सेल के प्लाज्मिड में एक ORI होना जरूरी है। ORI क्या करेगा? रिप्लिकेशन को स्टार्ट करेगा। अगर हम एलन DNA को, फॉरेन DNA को या ह्यूमन DNA को कोई बैक्टीरिया में डाल देंगे, बैक्टीरियल सेल में, तो क्या वो बैक्टीरिया उसका संख्या बढ़ेगा? मान ली ह्यूमन DNA है, मेरा DNA का एक सीक्वेंस को टुकड़ा को लिए हम बैक्टीरिया में डाल देंगे, तो बैक्टीरिया में डालने से मात्र क्या वो उसका नंबर बढ़ेगा? नहीं साहब। ह्यूमन DNA, हमारा जो DNA का जो थ्रेड है, जब तक वो प्लाज्मिड से जिसमें ORI है उसे अटैच नहीं करेगा, वो रिप्लिकेट नहीं करेगा बच्चों। इसी बात को यहां समझाया गया है कि ये पीस ऑफ एलन DNA हैज नो द सीक्वेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन नीडेड टू स्टार्टिंग रिप्लिकेशन। मतलब रिप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए आपको ORI होना चाहिए। इट कैन नॉट मल्टीप्लाई इट सेल्फ द प्रोजन इट सेल्फ ऑफ द ओरिजिन। कहता है कि खाली डाल देने से वो जो है डिवाइड नहीं करेगा। उस एलन DNA को रिसिपिएंट जीनोम, जो आपका प्लाज्मिड है, जो बैक्टीरियल सेल के क्रोमोसोम से जब तक अटैच नहीं होगा तब तक वो डिवाइड नहीं करेगा। ये बात कहता है बच्चों। ये जो फोटो दिखाया गया ये फोटो को याद कर लो। दो वैज्ञानिक हैं, स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर। हर्बर्ट बोयर से क्वेश्चन और स्टेनले कोहेन से क्वेश्चन बराबर आता है। स्टेनले कोहेन ने प्लाज्मिड को डिस्कवर किया। प्लाज्मिड का डिस्कवर किसने किया? क्वेश्चन आ गया, स्टेनले कोहेन लिखिएगा। हर्बर्ट बोयर ने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को डेवलप खोजा। कहाँ खोजा? बैक्टीरिया में खोजा। कौन बैक्टीरिया में खोजा? ई कोलाई में खोजा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, कपल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिखता है एनसीईआरटी, कपल, 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को खोजा। इसको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मॉलिक्यूलर सीजर में कहते हैं। कहां से खोजा? ये बैक्टीरिया का नाम दिया, सैल्मोनेला टाइफोरियम से खोजा। हर्बर्ट बोयर नाम के वैज्ञानिक ने सैल्मोनेला नाम के टाइफोरियम नाम के बैक्टीरिया से 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को खोजा। उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। सीजर मतलब कैंची भी कहते हैं, जो DNA को पार्टिकुलर पॉइंट पर काटते हैं, कट करते हैं। क्वेश्चन अगर आगे मॉलिक्यूलर सीजर का नाम लिखिए तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिखिए। किसने खोजा? हर्बर्ट बोयर ने खोजा। कहां खोजा? बैक्टीरिया में खोजा। नाम क्या है? सैल्मोनेला है। बाद में स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने मिलकर के एक DNA बनाया है। जैसे कि हमने होस्ट DNA, मान लो कि मेरा ह्यूमन DNA, मेरा जो DNA है, आदमी का जो DNA का जो है DNA या जीन को लिया और बैक्टीरिया में डाला और बैक्टीरियल के प्लाज्मिड के साथ उसको इंसर्ट करवा दिया, उसको जो है ज्वाइन करवा दिया। और ज्वाइन करवाने के बाद जब ज्वाइन कर लिया तो वो अपने ढंग से जो है मल्टीप्लाई करना, उसका ग्रोथ होना शुरू हुआ। तो वो जो जब ज्वाइनिंग करवाया फॉरेन DNA को, एलन DNA को, उसको जब प्लाज्मिड से, प्लाज्मिड क्या है? DNA है। किसका DNA है? बैक्टीरिया का DNA है। उसको जब अटैच करवा दिया तो उसको कहा रिकॉम्बिनेंट DNA। क्या कहा बच्चों? रिकॉम्बिनेंट DNA। रिकॉम्बिनेंट मतलब 2 DNA का समूह, मिलन। दिमाग वही कंसेप्ट क्लियर करो बच्चों। तो क्या किया कि द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग एंड इंसर्टिंग फॉरेन DNA इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, RDT कहते हैं। फॉरेन DNA को होस्ट ऑर्गेनिज्म के DNA के साथ रिकॉम्बाइन करवा दिया, जोड़ लिया। क्वेश्चन पूछेगा कि RDT का सबसे पहले खोज किसने किया? फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA को सबसे पहले किसी स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने 1972 में खोजा बच्चों। इन्होंने क्या देखा कि जो सैल्मोनेला जो बैक्टीरिया है, इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन पाए गए। एंटीबायोटिक, जो भी आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक दवाई लिखते हैं बच्चों। दिमाग में कंसेप्ट क्लियर कर लो कि वायरस की बीमारी में एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का मतलब, एंटीबायोटिक के नाम सुने होंगे, क्लोरोफेनिकल, पेनिसिलिन, गामामाइसिन, ओफ्लॉक्सासिन, ये सब क्या है? एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक क्या करता है? बैक्टीरिया को किल करता है
और जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जिसमें बैक्टीरिया में रहेगा उस एंटीबायोटिक का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा बच्चों। ये दिमाग में कंसेप्ट क्लियर कर लो। तो इन्होंने क्या किया कि सैल्मोनेला क्या जो इस बैक्टीरिया का जो इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया और इसको डीएनए को लेकर किसमें डाल दिया, ई कोलाई में डाल दिया, क्योंकि सैल्मोनेला और ई कोलाई में काफी क्लोजनेस था बच्चों। और ई कोलाई में जाकर के ये जो है मल्टीप्लाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो है वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया बच्चों। अब कहता है सेकंड जो चैप्टर है बच्चों, टूल्स रिकमेंड जो डीएनए को आपस में जोड़ना, दो डीएनए, एक ह्यूमन डीएनए मान लीजिए, एक बैक्टीरियल डीएनए को आपस में जोड़ने में और उसको नंबर को बढ़ाने में कौन कौन से टूल्स लगते हैं उसके बारे में पढ़ाया गया बच्चों। यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट आपका 3 चीज याद कर लो कि इसमें 3 दिया गया है, इसमें टोटल 5 का हिस्सा होता है। 3 एंजाइम है। पहला एंजाइम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। देख लो बच्चों, ये डीएनए स्ट्रैंड है, डीएनए स्ट्रैंड को कट कर रहा है कौन, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। खोज किसने किया, हर्बर्ट बोयर ने किया, मॉलिक्यूलर सीजर है। वेक्टर, वेक्टर की तुलना किससे बताया, फीमेल एनोफिलिस से। ये होस्ट कौन हो गए, ह्यूमन होस्ट हो गए। तो ये मॉलिक्यूलर जो वेक्टर होंगे, वेक्टर कौन है साहब, बैक्टीरिया है। उस बैक्टीरिया में क्या पाए गए, प्लाज्मिड पाए गए, प्लाज्मिड। क्वेश्चन पूछेगा PBr 322 क्या है साहब, को प्रश्न पूछ दिया परीक्षा में कि PBr 322 क्या है बच्चों। घबराना नहीं है, खुद बायोलॉजी बोला, पी से सर बोले पी से प्लाज्मिड। अब तो क्या है PBr 322, पी से प्लाज्मिड सर बोले थे, पी को मिला दो, पी से प्लाज्मिड है साहब। क्या है साहब, प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या है साहब, डीएनए का एक टुकड़ा है, सर्कुलर, स्मॉल सर्कुलर डीएनए फाउंड इन बैक्टीरिया, नॉट इन ऑल बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चों। ये PBr 322 क्या है, एक प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का सीक्वेंस है जो सर्कुलर गोल होता है, सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए होता है बच्चों। ये दिखाया, इसमें क्या दिखाया गया कि 2 जीन दिखाया गया, एक एम्पिसिलिन, इधर है टेट्रासाइक्लिन। ये 2 जीन है, 2 जीन का नाम है जिससे ये PBr 322 जो है प्लाज्मिड, ये 2 एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन का इस पर इफेक्ट नहीं होता है। ये कहाँ रहता है, बैक्टीरिया में रहा है। उस बैक्टीरिया को इस 2 दवाई का प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या होगा बच्चों, तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कहता है, और थर्ड क्या है, कंपोनेंट होस्ट हो गया। तो यहां पर जो एंजाइम का नाम बताया थे, 3 एंजाइम बच्चों याद कर लो। एक है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि डीएनए को कट करता है, और दूसरा है लाइगेज। लाइगेज क्या करता है, ज्वाइन करता है, जोड़ता है। जब डीएनए स्ट्रैंड कट जाएगा तो उसको जोड़ना चाहिए ना, वो फेविकॉल का काम करता है, ग्लू का काम करता है, जोड़ता है। और तीसरा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो कि रिप्लिकेशन में सेल की संख्या को बढ़ाने में हेल्प करता है बच्चों। ये दिमाग याद कर लो कि टूल्स जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। नॉर्मल प्लाज्मिड में जब बाहर का एक एलन डीएनए, फॉरेन डीएनए जुट गया तो ये बन गया रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया बच्चों। कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका। तो इसमें 3 एंजाइम हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, लाइगेज और डीएनए पॉलीमरेज। एक क्लोनिंग वेक्टर होते हैं और एक होस्ट होते हैं बच्चों। अब आगे देखिए, आगे क्या कहता है। कहता यह है कि जो भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उनका नाम है मॉलिक्यूलर सीजर। तो एंजाइम के किस ग्रुप में है उससे क्वेश्चन आता है। तो कहता है कि जो ये मॉलिक्यूलर सीजर है, कैंची जो है, ये मॉलिक्यूलर सीजर जो है बच्चों 2 तरह के होते हैं। एक मॉलिक्यूलर सीजर डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड के जो बाहर वाला जो है न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस इसको कट करता है, उसको कहता है एक्सोन्यूक्लिएज। क्या कहता है बच्चों, एक्सोन्यूक्लिएज। और जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए के बीच में काल जो स्ट्रैंड है बीच से काटता है, कैंची काटता है, उसको कहता है एंडोन्यूक्लिएज। क्या कहता है बच्चों, एंडोन्यूक्लिएज। तो एंडोन्यूक्लिएज, एक्सोन्यूक्लिएज क्या है साहब, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। किस क्लास में है, तो क्लास याद कर लीजिए, न्यूक्लिएज, एंडोन्यूक्लिएज, एक्सोन्यूक्लिएज, रटना नहीं है। क्लास यहां लिख दीजिए, किस क्लास की एंजाइम है, न्यूक्लिएज। क्या लिखा है, न्यूक्लिएज। न्यूक्लिएज कितने तरह के हैं, 2 तरह के हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ बच्चों।
न्यूक्लियस किस तरह का? दो तरह का, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा? जो डीएनए स्ट्रैंड को बीच से काटेगा। एक्सो मतलब बाहर, बाहर से जो कट करेगा उसको एक्सोन्यूक्लियस कहेंगे बच्चों। कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ? ये इसमें कहता क्या है कि एंजाइम्स के किस ग्रुप में, अगर क्लास आ गया तो न्यूक्लियस लिखेगा, अगर ग्रुप आ गया तो हाइड्रोलेज लिखेगा। क्या लिखेगा बच्चों? हाइड्रोलेज लिखेगा। जो क्या करता है? डीएनए को स्पेसिफिक साइट पर कट करता है बच्चों। अब आगे देखिए, कहता है कि 1963 में दो एंजाइम को खोजा। किसने खोजा? हर्बर्ट बोयर ने खोजा। कहां से खोजा? बैक्टीरिया से खोजा। और In 90s दो एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज का भला क्या है साहब? तो बैक्टीरियोफाज का मतलब होता है बैक्टीरियल वायरस। वह वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करेगा, इन्फेक्ट करेगा, उसको कहेगा बैक्टीरियोफाज। वैज्ञानिकों ने देखा कि ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया में दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम खोजा गया 1963 में। यह एंजाइम क्या करता था कि बैक्टीरियोफाज के ग्रोथ को रोकता था बच्चों। यही बात कहता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। कैसे क्लियर हुआ? अभी तक जो है 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का खोज हो चुका है 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया में। यह भी याद कर लीजिएगा बच्चों। 230 डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया में 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का खोज हो चुका है बच्चों। अब आगे देखिए, आगे क्या कहता है? अब कहता है नामकरण। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक नाम है EcoRI। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। नाम कैसे होगा? नाम तो EcoRI क्या है साहब? एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, पहला पॉइंट। दूसरी बात, इसमें ई जो है कहां से पाया गया? ई कोलाई नाम के, इश्रिचिया कोलाई नाम के बैक्टीरिया में से ये निकाला गया एंजाइम्स। इसमें ई जो होता है ये जीनस का इकोलाई, इश्रिचिया। इश्रिचिया में ई क्या है? कोई भी नाम का दो नाम होगा, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम। ये तो बचपन से पढ़ रहे, नेमिंग ऑफ द एनिमल्स में पढ़ते हैं बायोलॉजी में कि नाम, पहला नाम जेनरिक होता है। इसमें होमोसेपियन, हम लोग का नाम क्या है? होमोसेपियन। होमो क्या हो गया? जेनरिक। स्पेसियंस क्या हो गया? स्पेसिफिक नेम। तो EcoRI जो हो गया, ई जेनरिक नेम को शो करता है। कोलाई, इश्रिचिया कोलाई, तो कोलाई में CO जो हो गया स्पीसीज का नेम हो गया। R क्या है? ये R स्ट्रेन। R क्या है? स्ट्रेन। ये 1 क्या है? नंबर। मान लिया जाए कि बैक्टीरिया इश्रिचिया कोलाई में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का खोजाहट हुआ, वैज्ञानिकों ने खोजा। तो जिस एंजाइम को पहले खोजा नंबर 1, उसको 1 लिखेंगे, रोमन में क्या लिखेंगे? 1। जिसको 2 होगा उसके बाद 2, 3, 4, 5 ऐसा होता है। तो EcoRI में पहला नेम, क्वेश्चन याद कर लो, जेनरिक जीनस का नेम होगा। CO जो है स्पीसीज का नेम है। R स्ट्रेन का है, कौन सा स्ट्रेन है? जैसे प्लांट में वैरायटी होता है, स्ट्रेन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स में, कौन से स्ट्रेन का है। और 1, 2, 3 जो देखिए रोमन नंबर जो है ये खोजने का कब खोजा गया? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। एक ही बैक्टीरिया से अगर 5 को खोजा गया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो जो पहले खोज गया उसको 1, फिर अगले को 2, 3, 4, वही कहता है रोमन नंबर। द ऑर्डर इन विच द एंजाइम्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। ऑर्डर क्लियर होगा कंसेप्ट बच्चों? अब आगे देखिए, एंडोन्यूक्लियेज और एक्सोन्यूक्लियेज हम पहले बता चुके हैं। जो मॉलिक्यूलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को बीच से काटेगा उसको एंडोन्यूक्लियेज कहेगा, और जो बाहर से कटिंग करेगा उसको एक्सोन्यूक्लियेज कहेगा। क्या लिखा है? एंड ऑफ द डीएनए। क्या लिखा है? विद इन डीएनए। जो डीएनए को अंदर से काटे उसको विद इन डीएनए एंडोन्यूक्लियेज। एंड्स ऑफ डीएनए बाहर के बाउंड्री से काटे उसको एक्सोन्यूक्लियेज। अब क्या कहता है? कोई भी काटने के पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, आप डीएनए का जो सेगमेंट है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसे जाके ऑटोमेटिक जहां से मुड़िया हो से नहीं काट देगा साहब। पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पहले डीएनए के पूरे को मुआयना करेगा, घूमेगा, देखेगा, पूरे डीएनए लेंथ में पहले वो मूव करेगा। मूव करने के बाद एक पार्टिकुलर सीक्वेंस को खोजेगा, और जहां पर हर एंजाइम का एक सीक्वेंस होता है जिसको रिकॉग्निशन साइट कहते हैं, रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। पहले रिकॉग्निशन जो मॉलिक्यूलर सीजर है जहां से मन वहां से खट सा नहीं काट देगा, पहले वो एंजाइम पहले पूरे डीएनए सेगमेंट में मूव करेगा। मूव करने के बाद
एक पार्टिकुलर सीक्वेंस को खोजेगा। हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का अलग अलग सीक्वेंस होता है। यहाँ पर जो हम लोग को पढ़ना है वो इको आर आई के बारे में पढ़ना है, 1 के बारे में पढ़ना है। इको आर 1 का जो जेनेटिक सीक्वेंस है वो है क्या है बच्चों, GAATTC। क्या है बच्चों, GAATTC। जब रट लो बच्चों, हिट क्वेश्चन है ये, हर परीक्षा का, मेडिकल, एग्रीकल्चर, दुनिया का हर परीक्षा का हिट क्वेश्चन है। इको आर आई का जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है उसका नाम क्या है, GAATTC। GAATTC है। इसमें क्या खासियत है, इसमें खासियत यह है बच्चों, इसको कहता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ, उल्टा सीधा एक समान। जलज, उल्टा पढ़िए सीधा पढ़िए। कनक, उल्टा पढ़िए सीधा पढ़िए। मलयालम, उल्टा पढ़िए सीधा पढ़िए। एक आप आएगा ना, आगे से पढ़ो जलज, पीछे से पढ़ो जलज। कनक, आगे से कनक, पीछे से कनक। मलयालम, आगे से मलयालम, पीछे से मलयालम। इस सीक्वेंस को कहता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, उल्टा सीधा एक समान। कंसेप्ट क्लियर है बच्चों। अब देखिए, लेकिन याद कर लो कि सर यहां तो लिखा है GAATTC, इधर तो सी। ऐसा नहीं बच्चों, आपको खोपड़ी में बैठा लेना है कि जो डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड है ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। 5 to 3 दो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ये डायरेक्शन इधर, ये डायरेक्शन इधर। अपोजिट डायरेक्शन में दो डीएनए थ्रेड आपस में कॉइल रहते हैं। ये 5:3 है, इधर से जो है 3:5, इधर से 5:3 होगा। 5 इधर, 5 इधर। इस स्टैंड का 5 इधर, इस स्टैंड का 5 इधर रहेगा बच्चों। तो आप इधर देखिए, 5 इधर, 5, 3, इसका 5 इधर, 3 इधर। GAATTC, उल्टा सीधा एक समान। कंसेप्ट क्लियर हो बच्चों। अब आगे देखिए क्या कहता है कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस के, डीएनए के स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस को खोजते हैं, वहां से कट करते हैं स्पेसिफिक पोजीशन पर। और ये भी यहां पर क्लियर कर लो बच्चों, ये ठीक भी कहता है क्या है कि नॉर्मली जो है द एंजाइम कट बोथ डीएनए स्ट्रैंड एट द सेम साइट। दो है ना, दो स्ट्रैंड हैं, दोनों को सेम साइट पर वो कट करते हैं। क्या करते हैं, सेम जगह से कट करते हैं दोनों स्ट्रैंड को। ये नहीं कि ऊपर वाले को यहां से कर दिए, इसको जो है यहां से, ऐसा नहीं होता साहब। इको आर आई कट डीएनए बिटवीन बेसेस G एंड A। इसी बात को याद करना है कि इको आर आई जो है एंजाइम वो क्या करेगा कि जो कट करेगा किस नाइट्रोजनस बेस के, G और A के बीच में। देखो एरो लिखाया गया यहाँ पे, एरो G और A के बीच में, या G और A के बीच में वो कट करता है साहब, इसको याद करना है। ये क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। क्या है साहब, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, उल्टा सीधा एक समान। हर रिकॉग्निशन एंजाइम का एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, एक फिक्स नाइट्रोजनस बेस होता है जिसको वो पहले स्टडी करता है, खोजता है कहाँ पर मेरा बेस सीक्वेंस रिकॉग्निशन साइट है, वहाँ से कट करता है। कट ठीक बीचों बीच से नहीं करता है, थोड़ा हट के करता है। कहाँ पर, G और A के बीच। देखिए G और A के बीच कट कर रहा है साहब, कट कर दिया साहब। कट करने के बाद कौन कट किया, इको R1 का कट किया, और कट करने से जो ये स्टैंड का अलग अलग दो स्टैंड बन गया साहब। तो ये जो स्ट्रैंड जो कट किया तो स्टिकी एंड का निर्माण किया। वर्ड क्या दिया साहब, स्टिकी एंड, चिपचिपा एंड, क्योंकि फिर दूसरा जो है वो आके इसे चिपकना है, स्टिकी एंड। बच्चों याद कर लो, स्टिकी एंड में ये प्रॉपर्टी होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड के निर्माण की शक्ति होती है। कंसेप्ट क्लियर हुआ बच्चों कि स्टिकी एंड कौन कट किया, आपका इको R1 नाम का एंजाइम ने इसको कट किया। कहाँ पर कट किया, G और A, देखिए कट कर दिया, बन गया G, है ना। कट करने के बाद जो है आप देखिए ये दो आ गया, ये स्टिकी एंड का निर्माण किया। इसी स्टिकी एंड जो फिर आकर के डीएनए फ्रैगमेंट ज्वाइन एट स्टिकी एंड, दोनों डीएनए फ्रैगमेंट एक स्टिकी एंड पर आके ज्वाइन कर लेंगे। इस ज्वाइनिंग में जो एंजाइम हेल्प करता है वो लाइगेज करता है। और स्टिकी एंड में प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है बच्चों, आपका प्रॉपर्टी है स्टिकी एंड में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन की शक्ति है। कंसेप्ट क्लियर हुआ। क्वेश्चन एक बार आ गया कि फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम बताइए। एक बार क्वेश्चन +2 में आ गया, 12th की परीक्षा में, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम बताइए। नाम क्या है सर, HindD2। HindD2 नहीं पढ़ना है, ये भी जान लीजिए, पढ़ने का तरीका है बड़े बच्चों। इसको पढ़ेंगे कैसे, HindD2 नहीं पढ़ेंगे, HindD2 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ने का तरीका सीख लो, जान लो। इसको पढ़ेंगे HindD2, HindD2।
टू, क्या पढ़ेंगे भैया, हिंडी टू। हिंडी टू क्या है साहब, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम पूछेगा, हिंडी टू है साहब। कहता क्या है, इट कट्स द डीएनए रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस 6 बेस पेयर। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कितने बेस पेयर का बना हुआ है, 6 बेस पेयर का। इको R1 का सीक्वेंस क्या है, GAATTC, 6 बेस सीक्वेंस का होता है, जिसको रिकॉग्निशन सीक्वेंस भी कहते हैं। लेकिन ये जो GAATTC जो है वो इको R1 का है। हमको हिंदी 2 के बारे में पढ़ना नहीं है बच्चों, ये दिमाग में रखो। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो हम पढ़ा चुके हैं 6 बेस पेयर का, उसको खोजता है। नाम देखिए GAATTC, 5 एंड टू 3 एंड और 5 एंड टू 3 एंड पढ़िए, 5 से 3 फिर 5 से 3 उल्टा GAATTC GAATTC है ना, उल्टा सीधा एक समान, जलज कनक मलयानम। और कोई रिकॉग्निशन जो होगा एंजाइम वो किसको खोजेगा, रिकॉग्निशन हर एंजाइम का अलग अलग रिकॉग्निशन साइट होगा। क्या कहता है, हर का अलग अलग रिकॉग्निशन साइट होगा। इको RI कहाँ से कट करेगा, GA से कट करेगा। GA के जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है यहाँ से कट करता है। आगे देखिए बच्चों, आगे क्या कहता है कि कहता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम क्या है, मॉलिक्यूलर सीजर। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, जो सेंटर से नहीं काटता है साहब, थोड़ा सा हट के काटता है। कहां से, G और A से काटता है साहब। और क्या बनाता है, स्टिकी एंड बनाता है। स्टिकी एंड का निर्माण देखा, स्टिकी, इसमें भी स्टिकी एंड बन गया, ये भी कट हुआ, स्टिकी एंड दोनों क्या हुआ, जुट गया। और इसको जुड़ने में कौन मदद करता है, लाइगेज नाम का एंजाइम मदद करता है। स्टिकी एंड में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन की शक्ति हो गई। स्टिकी एंड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड का है ना बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, 2 कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड को आपस में जोड़ता है। किसके द्वारा जुड़ा, डीएनए लाइगेज के द्वारा जुड़ा बच्चों। कंसेप्ट पर क्लियर हुआ। फिर अगला वीडियो पे देखिए क्या कहता है। अगला वीडियो को देखिए, इस कंसेप्ट को, फिगर को क्लियर कर लीजिए। पूरे बायोटेक्नोलॉजी का ये सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है बच्चों। ये क्या है, फॉरेन डीएनए, इसको एलन डीएनए भी कहते हैं, होस्ट डीएनए भी कहते हैं, कुछ भी कह लो। फॉरेन डीएनए है, ये क्या है, प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या है, कहाँ पाया गया, बैक्टीरिया में पाया गया, बैक्टीरियल सेल में पाया गया। स्मॉल, छोटा होता है, सर्कुलर होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, लेइंग फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म होता है। किसने खोजा प्लाज्मिड को, स्टैनले कोहेन ने खोजा। क्या कहा, फॉरेन डीएनए। तो याद करना है, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा, एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दोनों को कट करेगा, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं। ऐसा नहीं कि इसको कटिंग करने वाला अलग होगा, इसको कटिंग करने वाला अलग होगा। सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए वेक्टर डीएनए एट ए स्पेसिफिक पॉइंट। एक तरह का एकदम दिमाग में बैठा लो बच्चों, ये मेरा फॉरेन डीएनए है, एलन डीएनए है, या इसको ARG भी कहते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी कहते हैं। उसको हमने बैक्टीरिया से निकाल लिया, प्लाज्मिड से निकाला और निकाल के उसको कहा फॉरेन डीएनए कहा, जिसको हमको इसमें इंसर्ट करना है। तो क्या सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको भी कटिंग करेगा, इसको भी कटिंग करेगा। कट कर दिया, अलग अलग टुकड़ा बन गया। अब क्या करेगा कि ये जो टुकड़ा है, जो हमारे लिए जरूरी है, यूजफुल है, जो डिजायर्ड जीन कहते हैं, उसको हमने इसमें जो है इंसर्ट करवाया। तो इंसर्टिंग में, ज्वाइनिंग में कौन मदद कर रहा है, लाइगेज ज्वाइन फॉरेन डीएनए टू प्लाज्मिड। ये फॉरेन डीएनए को इस प्लाज्मिड में जोड़ने में कौन मदद कर रहा है, लाइगेज। तो लाइगेज जुड़ गया, ये जो प्लाज बना, इसका नाम क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। क्या बोला बच्चों, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। इसको जो है वेक्टर से निकाल करके फिर कहां डाल दिए, होस्ट सेल में। होस्ट सेल कौन है साहब, इकोलाई है। कौन है साहब, इकोलाई है। इकोलाई में हमने डाल दिया। तो कहता है डीएनए को, वह प्रोसेस जिसमें डीएनए को जब बैक्टीरियल सेल में डालते हैं, इंसर्ट करवाते हैं, उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। खूब हिट क्वेश्चन है कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है साहब, इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए टू बैक्टीरियल सेल, बस इतना याद करना है। इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए टू बैक्टीरियल सेल इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरियल सेल में डाले, कौन बैक्टीरियल सेल, नाम क्या है, इकोलाई, इश्रिचिया कोलाई में डाले, तो उसको कहा ट्रांसफॉर्मेशन। और वे जब डालेंगे तब क्या होगा साहब, ये होगा कि फॉरेन डीएनए का जो जीन है, ये अपने ढंग से जो है
सेल के नंबर को बढ़ाएगा और उसका जो प्रोजेनी होगा बच्चों में, ये जो है फॉरेन डीएनए इसमें भी, सब में आ जाएंगे बच्चों। इसी को कहता है, ये आपका कंसेप्ट क्लियर कर लो बच्चों। आगे क्या कहता है, आगे देखिए साहब, आगे कहता है क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग का मतलब क्या हुआ, संख्या बढ़ाना। कहता है कि क्लोनिंग वेक्टर कौन कौन से है, क्वेश्चन पूछ दिया। जैसे मलेरिया मच्छर को एक ह्यूमन से दूसरे में ले जाने का काम फीमेल एनोफिलिस, मादा एनोफिलिस मक्खी करती है, मच्छर करता है। उसी तरह से जीन को एक जगह से दूसरे ले जाने वाला जो वेक्टर है, कैरियर है, ट्रांसपोर्टर है, वो कौन है, क्वेश्चन पूछ दिया। तो दो नाम याद करो, एगो प्लाज्मिड है और एगो बैक्टीरियोफाज है। प्लाज्मिड तो पूरा समझा ही दिए, बैक्टीरियोफाज क्या है साहब, बैक्टीरियल वायरस है, वह वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करे। कंसेप्ट क्लियर हुआ, यही बैक्टीरियोफाज का फोटो दिया गया बच्चों। और बैक्टीरियोफाज में क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है बच्चों कि ये बैक्टीरियोफाज में जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है, और कभी कभी इसका इससे पूछ देता है क्वेश्चन हर परीक्षा में, मेडिकल का परीक्षा, एग्रीकल्चर का परीक्षा में, ये बैक्टीरियोफाज में के गो टेल है, 6 गो टेल है, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल का जो कवरिंग है, इसका नाम पूछ देता है, क्या नाम है कवरिंग का, कैस्पिड। बैक्टीरियोफाज क्या है, वह वायरस है जो बैक्टीरिया को अटैक करता है साहब, बैक्टीरियोफाज हो गया। ये क्या है, प्लाज्मिड है। ये दोनों क्या है साहब, वेक्टर है। कंसेप्ट क्लियर हुआ। प्लाज्मिड्स के बारे में तो पढ़ा ही चुके हैं कि ऑटोनोमिकली सेल्फ रिप्लिकेटिंग पावर होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए का स्ट्रैंड है। और जो प्लाज्मिड में जो है रिप्लिकेशन का पावर भी होता है। कोई जो है हर प्लाज्मिड का क्वालिटी अलग होता है। कोई प्लाज्मिड जो होता है वो अपना कॉपी जो रिप्लिकेशन का पावर है नंबर बढ़ाएगा, कोई 1 से 2 बढ़ाएगा, किसी में ज़्यादा भी पावर है। लेकिन बैक्टीरियोफाज जो क्या है, वायरस है, वायरस बैक्टीरिया से छोटा होता है, साइज छोटा होता है, इसलिए इसमें रिप्लिकेशन का पावर ज़्यादा है, रिप्लिकेशन का पावर ज़्यादा है, हाई कॉपी नंबर है, इसका लो कॉपी नंबर है। कंसेप्ट क्लियर हुआ बच्चों। अब आगे देखिए, आगे कहता है कि आपका कि क्लोनिंग वेक्टर जो है आपका हो गया, ये जो आपका इकोलाई, नाम क्या है, इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर, नाम क्या, प्लाज्मिड का नाम क्या है, इकोलाई में जो प्लाज्मिड उसका नाम है PBR 322। परीक्षा में पूछ दिया कि PBR 322 क्या है, तो P से प्लाज्मिड और P से PBR, P को P से मिला देना बच्चों, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इसमें आपको देखिए, कोई भी जो प्लाज्मिड होगा इसमें क्या आपको एकदम समझा देते हैं, ऐसे तो आपको बुझा ही नहीं रहा होगा कि क्या चीज है भैया। ये प्लाज्मिड क्या है, डीएनए का एक टुकड़ा है। कहां पाया जाता है, बैक्टीरिया में। PBR 322 जो डीएनए का टुकड़ा है, प्लाज्मिड है, P से प्लाज्मिड, P से PBR, पहला कंसेप्ट है। कहां पाया गया, तो सर बोले थे प्लाज्मिड बैक्टीरिया में पाया जाता है। कौन बैक्टीरिया में, इकोलाई में। इसमें देखिए क्या लिखा है, ORI, क्या होगा, ORI ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। जिस प्लाज्मिड में ORI नहीं होगा वो रिप्लिकेट नहीं करेगा, मतलब अपनी संख्या को दुगुनित तिगुनित नहीं कर पाएगा, अपनी संख्या को नहीं बढ़ा पाएगा। उसको कहता है ORI ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। ये डीएनए का सीक्वेंस है, नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस है जो रिप्लिकेशन को स्टार्ट करता है। दूसरा आ गया ROP, अरे R से रिप्लिकेशन, P से प्रोटीन। वह प्रोटीन जो रिप्लिकेशन में मदद करे उसको ROP कहता है। क्या लिखा है, कोड फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व रिप्लिकेशन। और प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के रिप्लिकेशन में जो प्रोटीन मदद करे, P से प्रोटीन, R से रिप्लिकेशन। कंसेप्ट क्लियर हुआ बच्चों। अब कहता क्या है, इसी दिखाया गया, ये सब जो फोटो देख रहे हैं ये सब क्या है साहब, ये जो है जीन्स है। क्या है, जीन्स है, जहां से बाहर का जो डीएनए है अंदर घुसता है। 8 गो पॉइंट है, 8 पॉइंट। 2 देखिए यहां पर, देखिए अंदर का पहले देखिए क्या, यहां से यहां को क्या आ गया, एम्पिसिलिन। यहां से क्या क्या आ गया, टेट्रासाइक्लिन नाम के एंटीबायोटिक से इस पोर्शन का जीन रेजिस्टेंस है। अगर बाहर से हम टेट्रासाइक्लिन नाम के दवाई खाएंगे तो इस इकोलाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का जीन उसके पास है। ये क्या है, एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस जीन, मतलब उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये हो गया टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, ये हो गया एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अभी जो बाहर इसे नाम दिया गया है इसको देखिए साहब,
कहता क्या है कि 10 गो साइट है, 8 साइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो साइट है जहां से फॉरेन डीएनए, एलएन डीएनए, होस्ट डीएनए जिसको इंसर्ट करवाते हैं, इसमें जोड़ते हैं। पॉइंट को है भैया। तो टेट्रासाइक्लिन वालों में 2 गो है, नाम क्या है, SOL1 और BAMH1। क्या नाम है, SOL1 और BAMH1। कैसे याद होगा साहब? तो आपके जब मास्टर साहब जिंदा है तो कोई दिक्कत नहीं है। एस हो गया संजय भदानी, क्या हो गया, संजय भदानी, याद कर लीजिए, कोई जिंदगी भूलवे ना करिए साहब। साल 1 एस आ गया, अब भी आ गया, संजय भदानी सर याद कर लीजिए। याद हो साल 1 बी में तो किसका है साइड साहब, टेट्रासाइक्लिन का। कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब इधर देखिए साहब, इधर याद करना है PVU1 PST1, अल्फाबेट पढ़े हैं ना, ABCD STUV, बस इतना तो याद करना, STUV। देखिए PP कॉमन है, P फौरन बजाइए, PPP बच गया, STUV। अब क्या दिक्कत है साहब, रटा गया आपको, सही रटा गया, STUV, UV है ना। कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। PST1 PVU1 STUV कर दीजिए। ये इको R1 ये एंजाइम हो गया, क्लोड CLA1 और हिंद 3 है। तो ये आपका 8 साइट का कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिए बच्चों। इसमें आपको कोई दिक्कत, कभी फेल इसमें नहीं करिएगा। क्वेश्चन पूछ देगा कि GAATTC क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। किसका सीक्वेंस है साहब, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का, इको R1 का है। कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। PBR 322 क्या है, प्लाज्मिड है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता ORI क्या है, वह सीक्वेंस है जहां पर से रिप्लिकेशन, वो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, जहां से रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है होस्ट सेल के अंदर में। और दूसरा क्या कहता है, ये दूसरा खाली स्टार्ट ही नहीं करता है, नंबर को भी, कितना नंबर में बनाना है, डीएनए की संख्या को कितना बनाना है। बताए थे कि प्लाज्मिड कम बनाता है और बैक्टीरियोफाज ज्यादा बनाता है बच्चों। अब आ गया सिलेक्टेबल मार्कर जीन। सिलेक्टेबल मार्कर में खाली आपको बेसिक कंसेप्ट यह याद कर लेना है कि जो टेट्रासाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन एम्पिसिलिन का जो जीन है, इसी जीन को कहता है सिलेक्टेबल मार्कर। क्या कहता है बच्चों, बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लो कि जो जीन है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो है, इसको सिलेक्टेबल मार्कर कहता है। रेजिस्टेंस जीन का मतलब क्या हो गया, यह मतलब हो गया कि अगर उस एंटीबायोटिक को, टेट्रासाइक्लिन को, अगर ये रेजिस्टेंस जीन है, टेट्रासाइक्लिन जीन अगर है, तो बाहर से जब टेट्रासाइक्लिन नाम का एंटीबायोटिक कर, इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। एम्पिसिलिन जीन रहने से बाहर से एम्पिसिलिन नाम के एंटीबायोटिक का प्रभाव नहीं पड़ेगा। PBR 322 में एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, इसलिए 2 एंटीबायोटिक का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कर लो बच्चों कि जहां इसको BAMH1 साइड से किसी पॉइंट से, इसका 2 कटिंग पॉइंट है जहां से वो इंसर्ट करवाते हैं, जहां इसको हम कट करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा, तो वो अपने प्रॉपर्टी को क्या करेगा, लूज कर देगा, खत्म हो जाएगा। तब बाहर से जब टेट्रासाइक्लिन की जब इन्वायरमेंट में डालेंगे तो ये जो है बीमार हो जाएगा, ये जो इन्फेक्ट हो जाएगा। और जब रेजिस्टेंस जीन जब रहेगा तो टेट्रासाइक्लिन नाम की दवाई का असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही BAMH1 साइड से या SAL1 साइड क्वेश्चन पूछा किसका है साहब, T का है, टेट्रासाइक्लिन का है, कटिंग करेंगे तो दवाई का प्रभाव पड़ जाएगा। उसी तरह से एम्पिसिलिन का है, जहां से कट करेंगे PST1 PV1 कट करेंगे तो वो दवाई का प्रभाव पड़ जाएगा बच्चों। बस यही दिमाग में आपको रखना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, और कोई कंसेप्ट क्लियर आपको नहीं करना है साहब कि सिलेक्टेबल मार्कर क्या है साहब। तो जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो है, इसी को सिलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। और जब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है तो इस दोनों एंटीबायोटिक का इस बैक्टीरिया के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आगे ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा ही दिए। ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ साहब, बाहर के डीएनए को जब बैक्टीरिया में डाले उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहे बच्चों। कहता क्या है कि नॉर्मल इक्वलाइज्ड सेल हैव नो रेजिस्टेंस अगेंस्ट दीज एंटीबायोटिक्स। कोई है कि सिलेक्टेबल मार्कर ऑफ इक्वलाई, एम्पिसिलिन, क्लोरोफिल, टेट्रासाइक्लिन वगैरह है बच्चों। और आगे आपको क्लियर करते हैं। अब आगे देखिए क्या करता है कि बाहर वाले डीएनए को अगर हम इसमें एडिशन कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेगा कि जो मेरा जो LNDNA जो है आपका जो इंजाइम है, वो पहले पूरा खोजेगा कि रिकॉग्निशन साइट को, हर इंजाइम का अपना रिकॉग्निशन साइट होता है जहां पर वो रिस्ट्रिक्शन इंजाइम काम करता है बच्चों आपको। और एक भी याद कर लो कि एक
एंजाइम का एक रिकॉग्निशन साइट होगा तब अच्छा होगा। मान लीजिए ये जो मेरा डीएनए जो है, इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस पॉइंट से भी काट दिया, यहां से भी काट दिया, यहां से भी काट दिया, तो क्लोनिंग नहीं होगा। एक जगह से काटेगा तब ना बाहर का एक जीन उसमें एडिशन हो जाएगा। अगर 10 जगह से कैंची से काट दिया तो क्या होगा? क्लोनिंग नहीं होगा बच्चों। आगे कंसेप्ट क्लियर करो। आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि लाइगेशन इज कैरियड ऑफ एन डीएनए इज कैरियड आउट बाय रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट एट द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। जो आपको कहे ना, टेट्रासाइक्लिन में 2 साइट है, BAM-H1 है और SAL1 है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, इसी पॉइंट से कटिंग होता है। BAM-H1 और जो है PBR 322 का जो है, जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन कहाँ पर ऐसा है? BAM-H1 साइट पर, जो है यहाँ से कटिंग करते हैं, वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहीं से कट करता है। अब आगे देखिए आगे क्या कहता है। आगे कहता है साहब कि ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, इसमें खाली आपको याद कर लेना है कि अगर जो है, जो बाहर से डीएनए जब हम प्लाज्मिड को खाली डाल देंगे, बाहर से प्लाज्मिड को डाल देंगे, कंप्लीट प्लाज्मिड को, उसको क्या कहेगा? ट्रांसफॉर्मेंट। क्या कहेगा? ट्रांसफॉर्मेंट। लेकिन होस्ट सेल में जो डीएनए डाले उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जब डाल देंगे तो उसको कहेगा, क्या कहेगा? उसको 2 वर्ड आएगा, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्या हो जाएगा? वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हो जाएगा बच्चों। आगे कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, ये सब आपको दिमाग में नहीं क्लियर करना है। अब आगे देखिए क्या कहता है। ये आपका क्वेश्चन आता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन से, क्वेश्चन बराबर आएगा। जैसे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था, वैसे ही क्या किया वैज्ञानिकों ने, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम के एंजाइम को बनाने वाला जो जीन था उसमें क्या किया कि फॉरेन डीएनए को जब डाल दिया तो उसका प्रॉपर्टी जहां से कट, क्या बताया कि जहां पर से हम कट करेंगे उसका प्रॉपर्टी लूज कर देगा। तो जिस एंजाइम में कहता क्या है कि जिसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज था, तो वो जो है बैक्टीरिया की कॉलोनी को ब्लू कलर दे रहा था, लेकिन जैसे ही उसमें कटिंग कर दिए तब क्या है, वो ब्लू कलर देना बंद कर दिया। क्या लिखता है? ब्लू कलर और व्हाइट, ब्लू कलर एंड व्हाइट कॉलोनी। ब्लू कलर कब देगा? जब ये एंजाइम रहेगा बीटा गैलेक्टोसाइड लेके, जब उसे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करवाए, बाहर से जीन को उसमें डाल दिए तो इसके प्रॉपर्टी खत्म हो गई, ब्लू कलर खत्म हो गया और वो व्हाइट आना चालू हो गया बच्चों। ये आपका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का केस है बच्चों। अब आइए क्वेश्चन क्या कहता है कि वेक्टर प्लांट और एनिमल में जो क्वेश्चन बराबर आता है ये कि भाई प्लांट में वेक्टर कौन होगा, एनिमल में वेक्टर कौन होगा, इसको खाली याद कर लो। प्लांट का केस अगर आएगा तो याद कर लीजिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, इसको T1 प्लाज्मिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? T1 प्लाज्मिड। और एनिमल के सेल में जो वेक्टर यूज करते हैं वो कौन है? रेट्रोवायरस या एडिनोवायरस। कंसेप्ट यहां पर 2 ही पॉइंट इसमें याद करना है कि प्लांट के केस में जो वेक्टर होगा वो कौन होगा साहब? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस होगा, या इसका जो प्लाज्मिड है उसका नाम है T1 डीएनए, T1 प्लाज्मिड भी कहते हैं। T1 प्लाज्मिड किसके लिए है? प्लांट के लिए है। एनिमल के लिए कौन वेक्टर है? रेट्रोवायरस है। जो रेट्रोवायरस क्या करता है? कैंसर सेल का प्रोडक्शन करता है। तो रेट्रोवायरस या एडिनोवायरस एनिमल के केस में वेक्टर है और प्लांट के केस में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस या T1 प्लाज्मिड वेक्टर है बच्चों। अब आगे देखिए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस डिलीवर ए पीस ऑफ T DNA टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल इनटू ए ट्यूमर। सेल की संख्या बढ़ा दिया। और ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का, ये क्या करेगा कि उसके अंदर जो है अपनी संख्या को बढ़ाएगा और ट्यूमर का प्रोडक्शन कर देगा। और ट्यूमर के प्रोडक्शन से देखिए क्या होगा साहब, वो जो है बीमार पड़ जाएगी। आगे देखिए कि आपका जो, बस इस कंडीशन में आपको यही याद कर लीजिए। रेट्रोवायरस किस में बताए? एनिमल के बारे में बताए, ठीक है नहीं? ये कंसेप्ट याद कर, रेट्रोवायरस और याद कर लीजिए कौन? एडिनोवायरस एनिमल के केस में वेक्टर है बच्चों। बस यही आपको दिमाग में याद करना है। अब यहां पर कहता है कि डीएनए क्या है? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। 2 पॉइंट याद कर लो। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, पहला पॉइंट दिमाग में बैठा लो खोपड़ी में। डीएनए पर चार्ज कैसा है? नेगेटिव चार्ज, पहला पॉइंट। और डीएनए कैसा मॉलिक्यूल है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब क्या हुआ? एक हाइड्रोफोबिक, फोबिक मतलब डर।
हाइड्रोफिलिक मतलब पानी से मोहब्बत है, तब वाटर से मोहब्बत जब उसको कहेगा हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है। लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है, लिपोप्रोटीन है, लिपिड का बना हुआ है। तब बाहर से सेल को, बाहर से डीएनए को हमको सेल के अंदर घुसाना है, तब क्या करेंगे साहब, ये आपका बैक्टीरिया है, इसमें जो है प्लाज्मिड को इसके अंदर घुसाना है। तो भाई जो मेरा डीएनए है ये हाइड्रोफिलिक है, क्या है, हाइड्रोफिलिक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, लिपोप्रोटीन का बना हुआ है। तब क्या करेंगे साहब, पहले क्या करेंगे, बैक्टीरियल सेल में ऊपर वाले को सेल वॉल कहते हैं, अंदर सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये बैक्टीरियल जीनोमिक डीएनए है, इसको नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया कहते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, एडिशन इसमें बाहर से डीएनए का नहीं, उसे कहता है नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया। पहले इसको कैल्शियम से का ट्रीटमेंट करेंगे। कैल्शियम क्या है, डाइवेलेंट है, कैल्शियम आयन Ca2+ आयन। उसके बाद उसको क्या करेंगे, हीट शॉक, उसको फिर क्या करेंगे साहब, बर्फ पे डालेंगे। क्या डालेंगे, बर्फ पर डालेंगे, आइस का ट्रीटमेंट देंगे। 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे डालने के बाद फिर उसको निकालेंगे सेल को, अब 42 डिग्री हीट शॉक देंगे 2 मिनट तक, फिर उसको बर्फ में डालेंगे। तब जाकर के इसका जो सेल वॉल है वो कमजोर हो जाएगा और छेद हो जाएगा। कहता है बैक्टीरियल सेल आर ट्रीटेड विथ डाइवेलेंट कटायन कौन, कैल्शियम आयन। देख रहे हैं साहब। उसके बाद बैक्टीरिया में क्या होगा साहब, पोस्ट डेवलप हो जाएगा सेल में, और वो सेल फिर उसको जो है आपका डीएनए अंदर घुसेगा। उसके बाद क्या कहा, आइस के बाद क्या कहा, हीट ट्रीटमेंट 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना देर तक, 2 मिनट तक, फिर उसको आइस पे ले जाएंगे। उससे क्या होगा कि सेल वॉल में छेद हो जाएगा, और जब छेद हो जाएगा तब मेरा डीएनए अंदर घुसने के लायक हो जाएगा साहब। आप जो है सेल को तो पहुंचा दिए, अब उस सेल को पहुंचाना है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर। आपका क्रोमोसोम कहां है साहब, क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर में है। अब बाहर के डीएनए को आपको घुसाना है, होस्ट के अंदर तक घुसाना है। तो यहां पर 2 वर्ड आपको आएगा, याद कर लो, एक है माइक्रो इंजेक्शन, एक है बायोलिस्टिक जीन गन। याद कर लो बच्चों कि माइक्रो इंजेक्शन आपको डॉक्टर साहब सुइया देते हैं, क्या देते हैं, इंजेक्शन, सुई, इंजेक्शन किसको पड़ता है, एनिमल को कि प्लांट को, एनिमल को। तो एनिमल के केस में जो अंदर घुसाते हैं वो है माइक्रो इंजेक्शन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अंदर घुसाए। माइक्रो इंजेक्शन किसके लिए, एनिमल सेल के लिए। बायोलिस्टिक जीन गन किसके लिए, प्लांट के लिए। जीन गन में क्या करते हैं साहब, जो बुलेट होता है वो माइक्रो पार्टिकल्स को क्या कहता है, वो बुलेट है। ये बुलेट में किससे बना है, गोल्ड से और टंगस्टन से बना है। उसके ऊपर कोटिंग किसका किया गया, डीएनए का किया गया। इसको कहता है बायोलिस्टिक जीन गन का सहारा कहां लेते हैं साहब, प्लांट में लेते हैं साहब। तो क्वेश्चन बराबर पूछेगा साहब कि एनिमल सेल्स में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैसे इंजेक्शन करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन किसके लिए, एनिमल के लिए। बायोलिस्टिक जीन गन किसके लिए, प्लांट के लिए। जो गन होगा उसमें बुलेट होगा, तो बुलेट का नाम क्या है, माइक्रो पार्टिकल। किससे बना है, गोल्ड और टंगस्टन से बना है। वह कोटिंग किसका है साहब, डीएनए का कोटिंग है साहब। ये कंसेप्ट क्लियर कर लो। अब आपका जो बच्चों, आज मैं आपको यहाँ पर चैप्टर क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि अगले चैप्टर में मैं आपको प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाऊंगा बच्चों। नेक्स्ट क्लास में आपको जो मैं पढ़ाया बच्चों उसको ध्यान देना। एनसीईआरटी बुक को पढ़ो, 2 बार 3 बार मेरे वीडियो को देखो, तब जाके इस चैप्टर का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों। थैंक यू बच्चों, गुड बाय बच्चों।